तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन 8A का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो गिवन जो भी वैल्यू दिया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया गया है, लिमिट z टेंड्स टू 0 एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें दिखाना ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो सबसे पहले देखो अगर x को अगर हम कॉमन भी ले ले तो x डिवाइडेड बाई एक्स कैंसिल होकर y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो बेटर वी पुट हियर सम वैल्यू। बताइए क्या पुट करें, y इक्वल टू mx पुट कर ले क्या? y इक्वल टू mx पुट कर ले, हमें डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है। तो यहाँ लिखते हैं here, ओके here द लिमिट, देखो दोनों के लिमिट z टेंस टू 0, तो z टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ओके बिकॉज हियर इट इज z टेंस टू 0। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें फॉर्म में हमने दे दिया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट। नाउ इट इज y टेंस टू 0। हम पहले क्या करें, x की वैल्यू को पुट करें या y की वैल्यू को। सो लेट फर्स्ट पुट द y को टेंस टू 0, सो इट इज x टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 एंड अनफॉर्चुनेटली दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं, पहले y लगते हैं बाद में x लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 comma x टेंस टू 0 xy divided by x square plus y square, and while putting this value we have here limit y tends to 0 0 divided by 0 plus y square and again this value equals to 0। अब देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गए, आपस में 0 हो गए हैं। क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में 0 हो गया है, इसीलिए while solving this question हम लोग इसको इस तरह से फिर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 10, स्क्रीन दिख रहा है, द टू रिपीटेड लिमिट, thus the two repeated limit are equal। मैम सर नीचे दोनों स्लाइड कैसे हो कीजिए। गए, दोनों के दोनों हमारे, एक बार ठीक है अभी, यस मैम। ओके। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों के दोनों लिमिट, देखो ये भी मेरी वैल्यू कैसे मिला है, 0 मिला है, पहला वैल्यू भी 0 मिला है, यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू हमें 0 मिल गए। तो हम कह रहे हैं दस द टू रिपीटेड लिमिट आर इक्वल। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है अब हम वो देखते हैं। नाउ वी इवेलुएट अ डबल लिमिट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या करो, रिपीटेड लिमिट को चेक करिएगा, उसके बाद आप उसके डबल लिमिट को दिखाएगा ना। इवेलुएट द डबल लिमिट, तो डबल लिमिट को इवेलुएट करेंगे तो यहाँ कैसा आएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ये हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। फाइन, तो ये देखो क्योंकि दोनों एक साथ 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आएगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट हियर पुट y इक्वल टू mx, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। बट mx पे नहीं लेते क्योंकि किसी लाइन पे नहीं दिया, बेटर वी विल पुट y इक्वल टू x। अगर y इक्वल टू एक्स पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू 0, दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये हमें मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ देखो ये वैल्यू हमें मिल गया था 0, सेकेंड वैल्यू भी हमें मिल गया था 0 यहाँ पे, और थर्ड वैल्यू जो हमें मिला है ये मिला है 1/2 के बराबर। तो हम यहाँ कह सकते हैं we see that thus we see that though the repeated limit exists, though the repeated limit exists and are equal, okay, and are equal, but the double limit, जो डबल लिमिट यहाँ पे 1/2 हमें मिला है, ये क्या है, हम लिख सकते हैं डज नॉट इविट। क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट तो कर रहा है और ये इक्वल भी है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 और ये दोनों वैल्यू आपकी कैसे आ गए हैं, 0 0।
तो हम कह रहे हैं यहां से हमें मिल जाता है क्या कि द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, लेकिन फिर भी हमारा ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों से यही पूछा गया था कि सो दैट द लिमिट एक्स वाई टेंस टू दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। फाइन। अभी इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है गर्ल्स तो बोलिए, देख लो यहाँ पे, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्ल्स क्लियर है ना, आगे बढ़े। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है ये हम लोग ये प्रूव करेंगे। देखो, सो दैट द कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, ये अब हमें दिखाना है। तो एक बार क्या करते हैं, स्क्रीन को फुल कर लेते हैं, कितना बेटर। नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकेंड वन, बी पार्ट। बी पार्ट में जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिया गया है, ये वाली 8 का बी देखो। नाउ 8 के बी के वैल्यू को, सो दैट द कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। मतलब कंटिन्यूटी तो जरूरी है लेकिन उसका सफिशिएंट कंडीशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। कब? जब फाइनाइट डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले एक थ्योरम किया था जहां पे हम लोगों ने प्रूफ किया था कंटिन्यूटी के लिए। वहां पे हम लोगों ने दिखाया था कि prove that the continuity of fxy at a b implies that the continuity of fxy as a function of x and as a function of y at a and b respectively but not conversely। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करते हुए हम लोग उसके डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस पे आके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम लोग। आई एम डूइंग द सोल्यूशन हियर ओनली गर्ल्स। ओके, यू ऑल जस्ट राइट इट इन योर कॉपी। नाउ बी पार्ट, 8 के बी का सोल्यूशन। देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सो दैट द कंडीशन इज नेसेसरी। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिखाना होगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक इसके फंक्शन को ले लेते हैं और उसके डिफरेंशिएबिलिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, so that the continuity is necessary but not a sufficient condition for the existence of a finite derivative. Okay, fine. देखिए
इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइनाइट डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है। तो जब डेरिवेटिव की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू हम वाई निकालते हैं, ठीक है। और चूंकि फाइनाइट डेरिवेटिव के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू एफ एक्स वाई, ओके, लेट u इक्वल टू एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन and is said to be a differentiable, okay, and is said to be differentiable इसको हम लोग डिफरेंशिएबल भी कहेंगे किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ए बी, एट अ पॉइंट ए कॉमा बी। ए कॉमा बी नहीं लेके एक्स वाई ले लेते क्योंकि फंक्शन हमने एक्स वाई पर डिफाइन कर लिया है। सो बेटर वी राइट एक्स कॉमा वाई ऑफ इट्स डोमेन इफ द इंक्रीमेंट इन डेल यू, अगर किसी डेल यू में अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम उसके फाइनाइट क्या कैसे लिखते हैं, तो डेल यू इन द फंक्शन, डेल यू in the function corresponding to the any arbitrary assigned value, any arbitrary assigned value। तो जब भी हम फंक्शन को लेते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट भी होता है, डिक्रीमेंट भी होता है, तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट तो कैसा इंक्रीमेंट है, x के लिए डेल x ले लेते हैं और y के लिए हम लोग डेल y को ले लेते हैं इन x एंड y रेस्पेक्टिवली, इन x एंड y रेस्पेक्टिवली। अगर ये ऐसा है तो हम लोग यहाँ से डेल यू को फिर डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल यू को जब हम डिफाइन करेंगे तो डेल यू हम लोगों का कैसा आएगा, डेल यू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स, फाइन, एंड देन y प्लस डेल y के बराबर माइनस एफ एक्स वाई। तो हम लोगों ने ये फंक्शन को इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब देखो इस फंक्शन को जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तो इस फंक्शन को हम लोग और भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बेटर विल राइट इन दिस फॉर्म। तो यहाँ से ये फंक्शन को हम लोग ले रहे हैं, here del u is equal to what, a into del x, okay, then plus b into del y plus del x phi del x comma del y plus del y psi del x comma del y के बराबर, and let's put this as equation number 1। अब क्योंकि इसके फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हमें शो करना है तो हमें यहाँ पे a और ये जो b की वैल्यूज है ये हमें देखना होगा कि ये वैल्यूज कैसे आते हैं। तो क्योंकि यहाँ फाइनाइट डेरिवेटिव की बात किया गया है मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, तो फिक्स्ड वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, अब इस वैल्यू a एंड b को फाइंड करना होगा। तो फाइंड करते हैं, माँ यहाँ लिख लेते हैं वेयर a एंड b आर इंडिपेंडेंट, वेयर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर कांस्टेंट, okay, and independent of x and y, independent of del x and del y, and are functions of and अब यहाँ पे phi का फंक्शन बन गया तो इसे भी डिफाइन कर लेते हैं, एंड phi del x कॉमा del y psi del x कॉमा del y। अब इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो these are the functions of del x and del y, are the functions of del x and फिर आवाज आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है आवाज, आवाज क्लियर हो रहा है। So here it is the limit del x comma del y and this tends to 0 0, okay। गर्ल्स आवाज आ रही है मेरी, तो यहाँ पे तो क्लियर है, देखो आप लोग का नेट का प्रॉब्लम होगा, मेरे साइड से नहीं प्रॉब्लम हो रहा है दिस वन, ओके।
देखो तो हम लोगों ने क्या लिखा, हमने लिखा लिमिट डेल एक्स डेल वाई टेंस टू 0 0। अब इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने हैं, तो पहले इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो डेल एक्स डेल वाई टेंस टू 0 0 जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 के बराबर, और ये वैल्यू फिर होगा लिमिट डेल एक्स डेल वाई टेंस टू 0 0 एंड अगेन साई डेल एक्स कॉमा डेल वाई के बराबर। मतलब ये दोनों के दोनों वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगे, 0 के बराबर मिलेंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर ए डेल एक्स, यहाँ से देखो जब ये दोनों वैल्यू 0 हो गए, ये भी वैल्यू क्योंकि 0 हो गया, तो हमें जो सिर्फ बचेगा वो यहाँ पे ये वैल्यू होगी ए डेल एक्स और प्लस बी डेल वाई, और ये किसके बराबर है, ये डेल यू के बराबर हो जाएगा। तो लिख रहे हैं ए डेल एक्स प्लस बी डेल वाई एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल यू के बराबर। तो यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं, लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसी इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखते हैं इफ इन इक्वेशन नंबर 1, इफ इन इक्वेशन नंबर 1 अगर 1 में हम y को फिक्स कर दें, वी फिक्स द y वी if y be fixed, if y be fixed, अगर y को फिक्स कर दे तो डेल y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि मान लो हम y को ले लेते हैं 2, तो ये फाइनाइट वैल्यू हो गया, और अगर इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। तो फाइनाइट वैल्यू के लिए जब भी हम इसके डेरिवेटिव डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें 0 मिलेगा। और x को ले रहे हैं एक वेरिएबल के जैसा, ठीक है, एंड x एज अ वेरिएबल। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ से जो डेल यू की वैल्यू है ये हो जा रही है ए डेल एक्स, ओके, प्लस डेल एक्स फाइव डेल एक्स कॉमा 0। तो ये कहाँ से आ गया, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से हमें कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। सो हेयर दिस इंप्लाइज दैट, हेयर दिस इंप्लाइज दैट डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस फाइव डेल एक्स कॉमा 0। क्योंकि हमें a फाइंड करना है तो लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे डेल एक्स टेंस टू 0। सो दिस सिंप्लाई लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो जैसे डेल एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो ये 500 होगा एंड दिस दैट इज वाई ये फंक्शन भी मेरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ जो मिलेगा वो यहाँ पे a की वैल्यू है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, a के बराबर, एंड दिस सिंप्लाई here this value is known as del u divided by del x and this is what, a। तो सिमिलर पैटर्न में हम कह सकते हैं कि जब डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई की वैल्यू हमें निकलेगा तो वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू बी की हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट ए निकाल के हम सिमिलरली लिख रहे हैं, सिमिलरली बी इज व्हाट, बी हो जाएगा डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई के बराबर। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज को हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट। देयरफॉर हेंस फ्रॉम 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा कि du की जो वैल्यू है, ओके, ये हो जाएगी, a की जगह लिख दे रहे हैं डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू dx लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे डेल एक्स है तो बेटर वील राइट डेल एक्स हियर, एंड प्लस फिर ये हो जाएगा डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई की वैल्यू एंड हियर इट इज डेल वाई, और ये du की वैल्यू हमें मिल गया। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 भी हमने पुट कर दिया। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या मिल रहा है, अगर इसी तरह से अगर हम फंक्शन को देखें तो यहाँ u इक्वल टू एफ एक्स वाई मिला, इस डिफरेंशिएबल हो गया कहाँ पे, एट अ पॉइंट x एंड y। तब हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ से कि द फंक्शन मस्ट possesses द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई एट द पॉइंट एक्स वाई, एंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे इसके बाद कुछ 2 लाइन लिखेंगे। सो इरेज करूँ गर्ल्स, यहाँ तक सभी का अगर हो गया है तो आई नीड सम मोर स्पेस। ओके, Yes, ma'am.
तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या था, नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने इसको डेरिवेटिव्स को फाइंड करके दिखा दिया। डेरिवेटिव दिखाने के बाद अब हमें वहां पे उसके रिजल्ट्स को शो करना है। तो रिजल्ट्स को कैसे शो कर देंगे, देखो रिजल्ट के लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेल्प क्या हुआ, ठीक गया, जाओ चौक से लिखना बोर्ड पे, भैया देगा चौक, भैया के पास है बेटा। सो गर्ल्स इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आई एम जस्ट शेयरिंग। देखो इसके बाद हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डेरिवेटिव मिल गया। डेरिवेटिव हम लोगों ने दिखा दिया क्या, कि डी यू की जो वैल्यू है ये हमें मिल गया है डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स, और यहाँ मिल गया है डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डेल वाई के बराबर। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस इफ डेल यू दैट इज यू की जो वैल्यू है, अगर एफ एक्स वाई हम लेते हैं, यू इक्वल टू एफ एक्स वाई, यही हम लोगों ने ले रखा था, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एफ एक्स वाई। ओके, then the function must possesses then the function must possesses a partial derivatives। okay, partial derivatives किसकी, तो एफ एक्स एंड एफ वाई एट अ पॉइंट एक्स वाई। तो एक्स वाई के पॉइंट पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि हमें नेसेसरी कंडीशन दिखाना था, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, यही नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी का, द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई, ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट। तो हमें जो प्रॉब्लम दिया गया था, प्रॉब्लम्स में हमें कितना पूछा गया था, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देखो प्रॉब्लम में हम लोगों से क्या पूछा गया था, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। नहीं था, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आई थिंक दिस वन। तो शो करना था नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइनाइट डेरिवेटिव। तो ये एग्जिस्टेंस हो गया हमारा नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्स पार्ट जो है इज नॉट ट्रू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस का कोई भी एग्जांपल जो हम लोग दिखा देंगे, जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है बट फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ऑफ देयर डोमेन, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और पार्शियल डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन 8 नंबर में, 7 या 8 नंबर में होगा, तो इतना हम लॉन्ग में नहीं जा करके इतना भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, कोई डाउट है इस पे? पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को। गर्ल्स आवाज आ रही है? यस नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। अब नेक्स्ट है डिफाइन द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। सिंगुलैरिटी तो पढ़ना नहीं है आप लोग को, बट फिर भी क्वेश्चन आ गया है। जस्ट अब दिखा देते हैं कि सिंगुलैरिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं। okay. देखो सिंगुलैरिटी कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली हम लोग इसको दूसरे तरीके से पढ़े हैं। तो सिंगुलैरिटी होता क्या है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग को देखना, डिफाइन द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। तो आते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे, बोर्ड यहाँ है। देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये था डिफाइन सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन। सो लेट अस डिफाइन दिस वन। देखो डेफिनेशन हम लोग कैसे दिखाएंगे। सिंगुलैरिटी एग्जैक्टली होता क्या है, अगर कोई भी फंक्शन अगर वो रेगुलर हो, रेगुलर कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी, सिंपल लैंग्वेज में। तो क्योंकि हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन पढ़ लिया है, तो अब हम लोग को अगर सिंगुलैरिटी डिफाइन करने के लिए कहा जाता है तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे कि अ फंक्शन is said to be a singular function और सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपने, आपने एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखने हैं कि सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन, सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन, तो फंक्शन का हम लोग कोई नाम ले लेते हैं, मान लो ये एफ जेड है। ठीक है, इज अ पॉइंट, is a point at which the function is ceases to be regular। रेगुलर कहने का मतलब है यहाँ पे एनालिटिक। तो देखो हम लोग जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक एट 0 0, सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक, कोई एक पॉइंट दिया मान लो 0 या π/2 समथिंग जो भी। तो दीज पॉइंट, जो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे इसके डोमेन पे जो सिंगुलैरिटी जो एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या एनालिटिक है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज योर सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। आई होप गर्ल्स अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ क्या है सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसमें हम लोग बनाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में डील किया जाएगा अगर दे देता है। जनरली ये आपके लिए है नहीं, तो देखो मान लो जैसे कोई एक फंक्शन एफ जेड दिया गया है, तो एफ जेड कुछ ऐसा है z+1 डिवाइडेड बाई z इंटू z-2। अब ऑडिबल गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। बस मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ऑडिबल हो? ओके, तो देखो ये यस फंक्शन ये कुछ मैम। ऐसा दिया, अब यहाँ बोलता है कि फाइंड द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है ना, जब भी ऐसा कोई फंक्शन देगा तो आपको पहले ये चेक करना है कि ये आपका एनालिटिक कब होगा। तो एनालिटिक आप जब याद करो, जब हम एनालिटिक फंक्शन फाइंड करते थे, तो जैसे ये फंक्शन हम लोगों को दिया था कि z-1 है या z- कुछ भी है, तो सॉल्व करने के वक्त हम लोग सिर्फ ये चेक करते थे कि ये z का वैल्यू कुछ ऐसा ना हो जिसके चलते ये नीचे में इंफिनिटी आ जाए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे z की वैल्यू को अगर नीचे में हम लोग यहाँ पे 0 पुट करें तो ऊपर में तो 0+1 आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 0,
क्योंकि ये मल्टीपल में है, तो ये हमें दे देगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 0 को छोड़ के अब कोई भी वैल्यू पुट करे z के प्लेस पे, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, मेरा इन्फिनिटी आएगा। क्या, एक और वैल्यू है, वो कौन सा है, 2। अगर z की जगह पे 2 पुट कर ले तो मुझे क्या मिलेगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 - 2, दैट इज अगेन इक्वल्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। मतलब 0 और इस 2 को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो फंक्शन fz है वो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा, दैट मीन्स वो आपका एनालिटिक होगा। तो हम यहाँ कहेंगे, अगर ये फंक्शन से मैं पूछे जाए व्हाट आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे हेंस fz इज एनालिटिक everywhere except at z equal to 0 and z equal to 2। ठीक है, तो इसीलिए therefore the only singularities of this function are, क्या हो जाएगा, z equal to 0 and z equals to 2। ठीक है, सो यहाँ लिख रहे thus z equal to 0 and z equal to 2 are the only singularities of the function। So there are other singularities of fz in the neighborhood of z equal to 0 z equal to 2। तो in the neighborhood of z equal to 0 z equal to 2 कहने का मतलब है कि 0 के आसपास आप कोई भी पॉइंट को अगर यहाँ पे पुट कर दो तो आपको वहां पे कोई फंक्शन का एक फाइनाइट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू जरूर कुछ मिल जाएगा। इसी तरह 2 के नेबरहुड में भी आप कुछ वैल्यू ले लो, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, 1.999 समथिंग, तो आप देखोगे कि आपको इस फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं therefore this function have some other singularities of the fz in the neighborhood of z equal to 0 and z equals to 2। therefore तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2 जो यहाँ पे है ना, इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इतना डील में अभी तो नहीं जाना है क्योंकि अब इतना तो नहीं पूछेगा एक सर, ये डेफिनेशन ही पूछ ले उतना ही बहुत है। तो इसे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो जब भी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की हम बात करते हैं दैट मीन्स हमें वो वैल्यू चेक करना होता है जहां पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी आ जाए। मतलब सिंपल आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के वैल्यू को 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो डिनोमिनेटर से हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा, z इक्वल टू यहाँ से 0 मिल गया, यहाँ से z इक्वल टू 2 मिल गया। सो दीज टू वैल्यूज आर नोन एज द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू, कभी कभी इसकी वैल्यू को फंक्शन को फाइंड करने आता है कि व्हाट इज द सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 0। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, इस फंक्शन को इस तरह से हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं। तो एफ जेड को लिखेंगे यहाँ पे लिमिट z टेंस टू 0। तब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे z प्लस 1 है क्योंकि 0 हमने लिया है, तो यहाँ पे z माइनस 0 से ऊपर नीचे हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z और ये z क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 2 एंड thereafter we will put this value z tends to 0 here। तो ये हो जाता है -1/2। मतलब कि एट z इक्वल टू 0 पे जो सिंगुलर वैल्यू मिलेगा हमें वो कितना हो गया, तो -1/2 हो गया। ये चीज समझ में आया गर्ल्स, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, आपके अभी नहीं पढ़ने हैं बट हमने आपको डील कर दिया है। तो इसी तरह से जब z इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड करना होता है तो हम लोग उसको किस तरह से निकालेंगे, तो वहां पे फंक्शन के वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके z माइनस 2 से फाइंड करते हैं। तो अगर z इक्वल टू 2 पे फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 2। यहाँ पे क्या करना होगा, z प्लस 1, तो z माइनस 2 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा z माइनस 2, मतलब हमें ये रिमूव करना है इस तरह से। And thereafter we will put the value of z equal to 2 here, so 2 plus 1 3 divided by 2। तो इसकी जो आगे सिंगुलरिटी वैल्यू कितनी है, 3/2 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो -1/2 है। बट दिस आर नॉट इन योर ग्रेजुएशन के सिलेबस में, इतना नहीं है। तो ओनली यू जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ द सिंगुलरिटी, व्हाट इज द, बिकॉज इट विल आस्क इन द योर एग्जाम्स, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये आ जाए।
गर्ल्स क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. गर्ल्स क्लियर है समझ में? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, इफ u इक्वल टू e टू द पावर x, x into cos y minus y into sin y, find the analytic function u plus iv. देखो ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी से हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, हम लोगों ने बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया है. ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, डे आफ्टर 2012 का क्वेश्चन. ओके फाइन, तो यहाँ तक हो जाएगा गर्ल्स आप लोगों को. ओके, सो थैंक यू गर्ल्स. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे नए क्वेश्चंस को डील करेंगे.